हमारे माँ बाप जो पाकिस्तानियों के माँ बाप, उन्होंने अपनी जिंदगियां नहीं गुजारी, उन्होंने अपनी जिंदगियां बच्चों पे निछावर कर दी, कुर्बान कर दी। पाकिस्तानी खवातीन जो हमसे बड़ी जनरेशन की खवातीन थी, उन्होंने अपनी जिंदगी बिल्कुल, अब तो करती हैं बात, ठीक करती हैं, अपनी बात करना, अपने राइट्स की बात करना। हमारी सोसाइटी में औरतों के साथ नाइंसाफी बहुत रही है। इतनी एक्टिविटीज की और इतना आपने कम्युनिटी के लिए काम किया, खवातीन के लिए कोई खास इस तरह से आप लोगों ने बिजनेस के हवाले से कुछ सोचा है? आप डिफरेंट सवाल पूछ रहे हैं जो कोई नहीं पूछता। एक तो बचपन पूछा, खाने का ये था कि हम शुरू में आए तो हम एक बड़ा कमरा था, स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसके अंदर ही किचन था, अंदर ही टॉयलेट था, और हम 4 लोग थे, 4 बिस्तर जमीन पे लगे थे, बिस्तर 4 के अलावा कोई जगह नहीं थी। ये स्टूडेंट टाइम में होता है। अब ना हमने कहा कि जो भी खाना आएगा, ये औरों को भी हुआ होगा वैसे, ये अभी आपने बात कर दी कि जो भी खाना खाएंगे 4 में डिवाइड कर देंगे, इक्वली डिवाइड कर देंगे, इंसाफ। अब उसमें एक लड़के को कोला बहुत पसंद थी सर, लेकिन कोई ना, ये मसला यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं, मुझे ना थोड़ी आग से डर लगता है। कई तलाकें हो जाती हैं, अल्लाह माफ करे, लोग साइकोलॉजिकल मरीज बन जाते हैं, और मियाँ बीवी में, फैमिलीज में तलखियां हो जाती हैं, बड़े मसाइल हो रहे हैं, और ये इनह्यूमेन है। बिजनेस जॉब के मुकाबले में बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल चीज है। उसके बाद अगर जो आपको सामने नजर आता है कि कोई शोहरत या पैसा, वो पीछे उसके उस दिन भी बहुत मेहनत शामिल है। इनका लेवल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत मजे के सवाल लेकर आए और बहुत कम्युनिटी में हेल्प करते हैं। स्टार्ट है, आप शुरू से ये दोबारा से 1 मिनट, 10 9 8 रेडी 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद आरिफ सुब्रो, देख सकते हैं एक बार फिर आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ उस शख्सियत के साथ शामिल हैं जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। आप ब्रेमन में रहते हो, बर्लिन में रहते हो, म्यूनिक में रहते हो, फ्रैंकफर्ट में रहते हो, कहीं भी रहते हो, जर्मनी के किसी भी हिस्से में, आप शायद इस शख्स से जरूर मिले होंगे। क्यों ना चलते हैं और बात करते हैं अपने आज के खास मेहमान से, शारिक जावेद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम शारिक जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कैसे हैं सब नाजरीन, सबको अल्हम्दुलिल्लाह। शारिक जावेद साहब, मैं आपको शारिक भाई कहूँ, शारिक जावेद साहब कहूँ, चलें, वैसे तो ये हमारा जो है ना बहुत ही अच्छा प्यार है, आप जिस भी नाम पे कर लेते हैं एक्सेप्ट। आप कुछ बचपन के हवाले से बताएं, कैसा गुजरा आपका बचपन और कहाँ गुजरा? अच्छा, तारुफ के वाले से ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया। हाँ, बचपन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बचपन गुजरा मेरा। इस्लामाबाद शहर में गुजरा बचपन, और हम 5 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ा था। तो बड़ा अच्छा गुजरा। माँ बाप ने हमें बड़ी मेहनत की, हम लोगों के ऊपर अच्छी तरबियत की, और क्या मिडिल क्लास फैमिली थी। अब्बू इंजीनियर थे और गाँव से पले हुए, गाँव के पहले इंजीनियर थे, गाँव में वो पले बड़े, पिंडी से आगे गाँव था। और इस्लामाबाद में उन्होंने हमें अच्छी स्कूलिंग की। उनके पास जो भी पैसे थे, उनके इर्द गिर्द के दोस्तों ने वो लगाए, प्रॉपर्टीज बनाई, इन्होंने हमारी महंगी स्कूलिंग में लगाई, तालीम में आज हम देख रहे हैं सिला, या मेरे ख्याल में उनको बहुत क्रेडिट जाता है। तो वो गए, और वालदा मेरी टीचर थी, उर्दू पढ़ाती थी, और इकट्ठे हम स्कूल जाया करते थे। तो बड़ा अच्छा बचपन गुजरा, हम 5 बहन भाई, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी याद है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अच्छा, वो कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी शायद शरारतें कुछ कम होंगी, कोई ऐसी शरारत आपको याद? कोई शरारतें? अच्छा, वो भी है, नहीं बहुत शरारती थे हम अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह था कि पहली वाली बात से कंटिन्यू करें, बड़े स्कूलों में मेरे ना असल में शायद ये ज्यादा लोगों से मिलने जुलने की जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, सब कुछ दुख सुख, उनके दर्द समझना, उनके दुख सुख में शामिल होना, उसकी वजह यह कि हमारी तरबियत के दौरान हम लोगों का उठना बैठना सबके साथ था। अच्छे महंगे स्कूल में जाने के साथ, अमीर तरीन लोगों के साथ भी उठना बैठना था। हमारा गांव जो 1.5 घंटे दूर था, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, बहुत गरीब लोग भी थे, और इसके साथ साथ जो हमारे मदरसे में भी साथ हमने पढ़ा, जहाँ पे इलाका गैर से कारी साहब आए थे, और उनके साथ पूरी क्लास थी जो कि बिल्कुल थोड़े इतने अच्छे वेल ऑफ फैमिली से नहीं थे, तो उनके साथ भी, हज़रात के साथ भी, और मम्मी डैडी बच्चों के साथ भी, और गरीब बच्चों के साथ भी, और गाँव के साथ भी। वो एक इस तरह नहीं होता कि शहर के बच्चे उस तरह नहीं थे, तो हम गाँव शुरू से जाया करते थे, 1.5 घंटे में गाँव। तो बड़ी, और दूसरा एक फायदा ये हुआ कि उन दिनों में फैमिलीज ना कहते थे कि भाई जो अमीर स्कूलों के जो बच्चे, वो लोग, उनके पेरेंट्स कहते थे गली में ज्यादा दूर नहीं रहना, बच के रहना, कोई किडनैप ना हो जाए वगैरह वगैरह, और ये कि हर किसी से नहीं खेलना, कोई हर किसी के, मतलब उन्हें होता है कि बच्चे हमारे नाजुक से हैं, तो कोई ऐसे उसको नाजुक दौर से गुजारा जाता है। लेकिन हमारा क्योंकि ये था कि हम 3 भाई थे,
तो अबू वगैरह का था ठीक है बस तीनों साथ जाओ, जहाँ भी जाना है, जिधर भी खेलना है, जिसके साथ भी खेलना है, तीनों ने साथ जाना है, साथ आना है, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मार खा के नहीं आनी, फिर पिटाई लगा के आनी। तो वो ऐसा ही था। तो लेकिन आपने 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 ये नहीं बताया कि किस बात पे आपको घर में पिटाई लगेगी। पिटाई बड़ी लगती थी, अच्छा पिटाई बड़ी लगती थी। ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, डिसिप्लिन का। जी। हम 3 भाई थे, फिर वो चेंज हो गए, तो फिर वो बहुत सॉफ्ट हो गए। तो हम बड़े 2 को थोड़ी बहुत लगती थी, लेकिन ठीक है, इंटरेस्टिंग वाह इंसान बन गए। ओके। शरारतें जब आपने पूछी, वो ये था कि स्कूल के अंदर शुरू से बहुत शरारतें करते थे, और उस वजह से कभी जो है ना टीचर फिर प्रिंसिपल ऑफिस छोड़ा दी थी, कभी क्या, तो वो बड़ी यादें हैं बड़ी सारी। अच्छा, मैं ना क्लास में हमेशा से सबसे ना मैट्रिक तक मैं सबसे कद में छोटा होता था। तो ये ओके मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था कद में छोटे होने का। लेकिन कोई मैट्रिक के बाद जो है ना सारा कॉम्प्लेक्स दूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 11वीं 12वीं में एकदम थोड़ा सा कद कुछ निकला, तो ऑन एवरेज एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही आ गए होंगे। बिल्कुल। लेकिन मैट्रिक तक क्लास में सबसे छोटा होता था। वो टीचर कहती थी हाइट वाइज लाइन बनाए ना, कहीं भी जा रहे हैं, लाइट कोई क्लास से जा रहे हैं, स्पोर्ट्स पे जा रहे हैं, तो मैं सबसे आगे खड़ा होता था। तो ये चीज नहीं मुझे अच्छी लगती थी। खैर एनीवेज, अच्छा वो क्या बताएं स्पोर्ट्स में क्या आपकी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कुछ स्पोर्ट्स में आप शुरू से। स्पोर्ट्स में हम ना बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते थे, टेनिस बॉल से, टेप बॉल वाह चला, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते थे। फिर सर्दियों की छुट्टियां होना तो पूरा पूरा दिन क्रिकेट खेलना, भाइयों ने चले जाना। जिस तरह मैंने कहा कि अम्मी अबू का था इतना कि पढ़ो भी अच्छा, तो हम पढ़ते थे, मतलब लायक थे क्लास में भी, क्योंकि अम्मी टीचर भी थी, तो उनका जोर इस पे था कि ये पढ़े लिखे। तो जब वो काम शाम कर लेते थे तो फिर खेलने जाते थे, तो फिर वापस नहीं आते थे, लेकिन तीनों साथ क्रिकेट खेलते थे। फिर उसके बाद बीच बीच में जो है फुटबॉल का भी कुछ अरसे बड़ा शौक हुआ, और फुटबॉल भी खेलते थे। वो इस तरह ही था, क्रिकेट में भी फुटबॉल में भी। हम 3 भाई और हमारे कुछ दोस्त 3 भाई, वो भी सब करीब रहते थे। 6 हो जाते थे तो आगे कुछ लड़के 4-5 और ढूंढ के तो क्रिकेट टीम बन जाती थी, या फुटबॉल टीम। अच्छा फुटबॉल में मैं, मेरा किसका भाई बेटे होती बेटी। बहुत अच्छे खेलते थे, और मैं ना गोलकीपर बना करता था, या डिफेंडर, इन 2 में फुटबॉल में। वाह अच्छा फिर सीरियसनेस कब आई थोड़ी सी। ये कि जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर तो शुरू में था ही कि भाई आपने पढ़ना है और यूनिवर्सिटी में जाना है और इंजीनियरिंग या मेडिसिन में से करनी है। तो वो फिर मतलब फिर मैं इंजीनियर बन गया, छोटा भाई डॉक्टर बन गया। तो माशाल्लाह कुछ करते रहे इसकी तरफ, और उसके बाद फिर जो है फिर फाइनली एफएससी के बाद इंजीनियरिंग कर ली। यानी कि उसमें ना पेरेंट्स की तरफ से गाइडेंस बहुत ज्यादा थी, शुरू से ही था कि फोकस था कि नंबर अच्छे आए, पढ़ें, मेहनत करें। तो घर से बहुत सपोर्ट थी शुरू से ना, क्योंकि अम्मी भी पढ़ी लिखी थी, टीचर थी। तो अब्बू जब जॉब पे भी, तो उन्हें पता था कि यार बच्चों को होमवर्क देखना है, ये करना है, और साथ साथ बैलेंस रखना है, खेल कूद भी, बैलेंस भी, दीन भी, दुनिया भी। मदरसे बिल्कुल भी जाया करते थे, कुरान भी पढ़ते थे साथ साथ, नमाज के लिए भी 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। सुबह सुबह अब्बू जो है माशाल्लाह। ना वो, हम ऊपर वाले पोर्शन में होते थे, वो नीचे थे, तो वो कॉल में लाकर वजू करने चले जाते थे, तो वो बजती रहती थी, तो हम उठते थे, चेक करते थे, फिर कहीं जरूरत पड़े तो ऊपर भी आते थे। तो फजर पढ़ने मस्जिद जाया करते थे हमेशा। तो इस तरह शुरू, वाह फिर स्कूल से घर आने के बाद फिर 1 घंटे की क्लास के लिए हम फिर मस्जिद जाया करते थे। तो इस तरह फिर असर के बाद फिर मदरसे में जो हिफ्ज़ कर रहे थे बच्चे, उनके साथ हम क्रिकेट खेला करते थे। तो इस तरह ना ओके मतलब दीन दुनिया सारा साथ साथ चलता सब रहा। साथ चलते के चलते लेकिन के फर्स्ट साथ टाइम जर्मनी कब क्लिक किया। क्लिक कभी भी नहीं किया जर्मनी। जर्मनी इस तरह हुआ कि जब बैचलर थीसिस कर रहे थे ना, तो एक्चुअली मैं आया था स्वीडन पहले पढ़ने। तो जब ओके बैचलर डिग्री पढ़ रहे थे तो मुझे तो स्वीडन का पता भी नहीं था, सीधी सी बात है। तो मेरा जो बैचलर में थीसिस में क्लास फेलो था, निशान हैदर, जो मेरा बेस्ट दोस्त है, ऑल टाइम बेस्ट। तो वो उसने कहा कि मेरे अब्बू के 6 मामू होते हैं स्वीडन में। स्वीडन ओके में पूरी फैमिली है, और स्वीडन में जो है ना फ्री एजुकेशन है, और वर्ल्ड टॉप 50 में एक यूनिवर्सिटी है, केटीएच, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम उधर दाखिला अप्लाई करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी दाखिला पहले भी दे देती है, ठीक है जैसे ही डिग्री खत्म हो तो आके सबूत ले आना कि आपकी खत्म। तो हमने उधर डॉक्यूमेंट्स भेजे इकट्ठे, बल्कि एक ही लिफाफे में दोनों ने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजे, और वो मेरा दाखिला हो गया और उसका नहीं हुआ। ओ लेकिन लेकिन अगले साल वो आ गया, और वो अभी स्वीडन में है, बहुत अच्छी फैमिली विद बच्चे। मतलब फिर आप एक साल सीनियर हो गए ना। फिर मैं स्वीडन आ गया, और स्वीडन से फिर मैं थीसिस करने जर्मनी आया, और फिर जर्मनी रुक गया। और मेरा इरादा नहीं था, मतलब मेरा ये एकदम ही प्लान बना। तो खैर अब्बू को तो यही कहा था बस जा रहे हैं मास्टर्स करने, 2 साल में आते। तो फिर बस वो इधर ही रह गया। लेकिन स्वीडन से फिर ये जो दूसरी चीज है जिसे लोग जानते हैं, वो इंटरेस्टिंग चीज हुई। काइंड ऑफ पैम्पर्ड बच्चा था मैं ना,
लेकिन वहाँ अच्छा, जाके खुद से जब इंडिपेंडेंट हुआ तो शुरू से मुझे था कि मैं लोगों की केयर काइंडनेस करूँ। तो स्वीडन जाने से पहले ही मैंने दाखिला सबसे पहले भेजा और मेरा आया तो मैं याहू ग्रुप्स होते थे, मैं उसपे लोगों को गाइड कर रहा होता था। तो फिर ओके, जब स्वीडन लेकिन गया तो उस टाइम पे वहाँ पे पीएसए हर शहर में होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मैंने खुद ही जाके ना मतलब अगले दिन से मैं स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से लेकर आना शुरू हो गया। खुद तो मैं खुद ही गया, मुझे कोई सीनियर नहीं लेना, लेकिन मैं खुद लेकर आना शुरू हो गया। तो वहाँ पे फिर हमने शुरू से ये सोशल वर्क वहाँ से शुरू किया। फिर उसके बाद पीएसए को एक्टिव किया, पीएसए एक्टिव हुई, फिर पीएसए में मैं आ गया, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन, वहाँ इवेंट्स करवाए, फिर स्टूडेंट्स के इवेंट्स करवाए, एम्बेसी के इवेंट्स में जहाँ 2 स्टूडेंट्स को बुलाना था उसमें भी होता था, फिर कम्युनिटी के कुछ इवेंट्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होते, उन्होंने भी फिर हमें एज अ बतौर होस्ट मदू किया कुछ इवेंट्स में, तो वहाँ से फिर सोशल एक्टिविटीज शुरू हो गई। ओके, यानी वो जो बचपन से आता गया रहना सहना साथ चलना, ये वो चलते चलते जो एक्टिविटीज आई और वो आपकी यहाँ तक स्वीडन तक पहुंची। हाँ, फिर और फिर वो जयपुर में टेक ऑफ कर गया ना, बस फिर ये था कि जहाँ भी मौका मिलता था मतलब क्योंकि फिर मैंने कहा तरबियत का रोल इसमें इस तरह है कि उसमें डिफरेंट क्लासेस होती हैं ना, यानी कि डिफरेंट तफरीक होती है हमारी कम्युनिटी में, अमीर गरीब हाँ, की हो गई, पढ़े लिखे अनपढ़ की हो गई, रिलीजियस फिरकों की हो गई, सूबों की हो गई, बहुत ज्यादा मतलब जितनी ज्यादा तफरीक या डिस्क्रिमिनेशन के मौके पाकिस्तानी कौम में है इतने कहीं पे नहीं है। लेकिन नहीं, क्योंकि हम उठे बैठे सबके साथ थे, ठीक तो है, बात यही है कि टाइम पीरियड आपका मैंने कहा निकला कि है। उसमें अमीर गरीब के साथ, गांव वाले के साथ, शहर वाले के साथ, फिर फिरकों के लिहाज से मदरसे जाना, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसका मैं बता रहा था वो अहले तशरीफ था, उसके साथ मां बारगाह भी चले जाना, सारा के साथ, तो उठना बैठना क्योंकि सबके साथ था, तो और सबकी क्या प्रॉब्लम्स है उस तफरीक को भुलाकर वो प्रॉब्लम पे फोकस करना और उसका हल निकालना। तो और प्रदेश में वैसे ही सब अकेले होते हैं और वहाँ पे फैमिली नहीं होती, तो वो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी कि किसी की कोई आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिटर्न, कोई बिल्कुल, असल यही है, वरना फिर मायूसी होगी। करेंगे तो वो अक्सर कई दफा ये भी होता है कि आप जिसकी मदद करते हैं वही आपको नुकसान दे जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, फिर मायूसी होती है अगर आप एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं कभी, और अल्लाह से एक्सपेक्टेशन रखी है, ये नहीं कि मैंने ऐसी बस सेल्फलेस, अल्लाह से रखी और अल्लाह ने डबल डबल दिया, 3 3 गुना दिया, बिल्कुल गुना दिया, और ऐसे दिया जहां से सोच नहीं सकते थे। तो फिर वो सही। बंदा करता चला जाता है, और कोई रोते हुए किसी का जब मैसेज आता है कि आप जैसे काम हो गया, तो फिर बड़ा सुकून मिलता है। तो वही बस आज मेन चीज यही है, हाँ, जो मेन मकसद होता है वो पूरा हो जाता है ऐसे ही इंसान का, कि जो हमारा मेन मकसद। अच्छा, जे ऐसा बच्चा जो ऐसे माहौल में पड़ा हो, तो फिर जब आता है वो अकेला होता है, और फिर खाना एक ऐसी चीज होती है जिसके साथ कंप्रोमाइज कैसे किया शुरू से। ये बड़ा आप डिफरेंट सवाल पूछ रहे हैं जो कोई नहीं पूछता। एक तो बचपन पूछा, खाने का ये था कि हम शुरू में आए तो हम एक बड़ा कमरा था, स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसके अंदर ही किचन था, अंदर ही टॉयलेट था, और हम 4 लोग थे, 4 बिस्तर जमीन पे लगे थे, बिस्तर 4 के अलावा कोई जगह नहीं थी, 4 लोग हम आए। तो हम 4 लोगों के जब स्वीडन आए, कि स्वीडन की बात बता रहा हूँ। अच्छा, जर्मनी में फिर भी कोई रोटी थोड़ी बहुत मिल जाती है, स्वीडन में कुछ भी नहीं मिलता था, उधर और भी इमिग्रेंट्स कम है, छोटा मुल्क है, सर्दी बहुत है, अब खाना नहीं पकाना आता था किसी को, ठीक है। पहले अच्छा उससे पहले 8 दिन इस तरह गुजर गए कि जिसके पास टेम्पररी 8 दिन उनको आता था कुछ ना कुछ, लेकिन जब हम आए 4 लोग तो हम में से किसी को नहीं आता था। तो उनमें से एक जो थे ना, और थे भी बड़े मजे के, सारा कॉम्बिनेशन, एक बलोच था, एक जो पठान था, फिर वाह, एक ठेठ पंजाबी गुजरात से, और मतलब मैं हूँ तो पंजाबी, लेकिन मैं बोल नहीं इतनी अच्छी सकता था उस टाइम, मतलब ठीक थी। तो हम मिक्स थे। तो उनमें से एक जो था ना, जो हमारे पठान भाई था, फैसल, बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी ना जो वाइफ थी उसकी शादी हुई थी, तो वाइफ से वो स्काइप पे पूछता था रेसिपी कि मैं ये बना रहा हूँ, फिर हम ये करते थे। बिल्कुल। फिर एक को ना अंडा बनाना आता था, बस यही, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं आता था। तो फिर हमने ना लेकिन क्योंकि हमने ना फिर शुरू में सबसे पहले चीज जो खुद सीखी वो यही सीखी कि सब्जी तो कोई भी ला के ना काट काट के तो मसाला बना के डालो, लेकिन हमने रोटी घर में बनाना शुरू कर दिया। हम रोटी घर में बनाते थे सारे, पराठा सबसे खा के फिर दिन भर निकल जाना, और फिर उसके बाद शाम को अच्छा खाना खा लेना। मतलब वो रोटी बनाना आ गई थी आपको शुरू में ही? बिल्कुल 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 आ गई थी, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं ना था। तो फिर जब वही बात है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब कोई ऑप्शन ही नहीं होता है बिल्कुल। तो फिर हम अच्छी बनाते थे रोटी, गुनना वाह, सीख उनके, फिर सब लोग हम चारों एक्सपर्ट हो गए थे इस चीज के। तो सही। रोटी, कभी फिर पाकिस्तान गए, कभी पेरेंट्स वगैरह को खिलाया बना के? हाँ खिलाया थोड़ा सा, लेकिन कोई ना, ये मसला यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं, मुझे ना थोड़ी आग से डर लगता है थोड़ा सा तो वो बचपन का कोई वाकया उसमें, तो मुझे आग से थोड़ा सा डर लगता है, तो वो उसमें मैंने कोई खास जो है ना खिलाया मैंने उन्हें। वो बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ होगा कि कुछ बच्चे जो है घर का बिल्कुल काम ना करें और आके फिर एक वक्त आए और उन्होंने कहा कि आज मैं खिलाता हूँ।
और हाँ फिर वो लेकिन वो माँ का दिल होता है, आया है बेचारा छुट्टी पे तो मैं इसकी खिदमत कर लूँ, खिला लूँ बच्चे को, माओ का ये होता है। लेकिन मैं बिल्कुल। था शुरू से, मैं घर में मतलब कोई सॉकेट खराब हो जाए तो मैं ला के चेंज करना बिजली का, वाह। कोई और प्लम्बर, मैं घर में सपोर्टिव था शुरू से ना, तो मुझे था। लेकिन अभी मैं थोड़ा नालायक हो गया उन चीज़ों में। लेकिन ये जो है मैं करता था। फिर उसके बाद ना फिर हमने रोटी, फिर ये हुआ कि ये भी बड़े मजे का वाकया है, स्टूडेंट टाइम में होता है। अब ना हमने कहा कि जो भी खाना आएगा, ये औरों को भी हुआ होगा वैसे, ये अभी आपने बात कर दी कि जो भी खाना खाएंगे 4 में डिवाइड कर देंगे, इक्वली डिवाइड कर देंगे, इंसाफ। अब उसमें एक लड़के को कोला बहुत पसंद थी, अब जो कोला है वो पी जाए सारी। अब बाकियों को पसंद नहीं थी, अब लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं। अब लेकिन मसला ये है कि कोला आ रही है, पैसे सांझे और पिए वो रहे, अब पसंद नहीं है लेकिन जबरदस्ती हम भी पी रहे हैं, हिसाब बराबर कर रहे हैं ना। अच्छा फिर कोई आए, अब 2 का कैंपस दूर था, 2 का करीब था। जो करीब वाले वो दिन को आके, वो रात को खाना बनाए, जो बच्चे जो करीब वाले थे, मैं और मेरा दोस्त, हम दिन को खा जाए, वो दूसरे वाले तो वो कहे ये तो ज्यादती। जिस तरह से वो जब शादी में लिफाफा देते हैं ना, तो कहते हैं हम लिफाफे में पैसे तो गए ही हैं, तो आप कोई वसूली भी कर लें। तो इस तरह से वो ना इवेंचुअली ये हुआ कि उसके बाद ना बड़ी सख्त किस्म की ना लड़ाई हो गई, पड़ गई चारों में। फिर ये क्या, वो अब फिर ये हुआ कि बंटवारा पड़ गया। बंटवारे का नुकसान ये हुआ कि अब 4 पैकेट प्याज के आ रहे हैं। अब जगह छोटी पड़ गई, क्योंकि अब प्याज हर हांडी में डलेगा, लेकिन वो बंटवारा ऐसा होगा कि प्याज भी अपने अपने ला रहे हैं। बिल्कुल आपकी ये बातें सुन के जो है ना, कई लोग जो है ना वो कनेक्ट होंगे और बिल्कुल अपना वक्त याद कर रहे होंगे। ये तकरीबन सबके साथ होता है हाँ, ये तो ये बात है वक्त। 2009 की। फिर ये हुआ बिल्कुल कि अच्छा अब पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होती है, सारा खर्चा निकालना है थोड़ा बहुत। अब बिल्कुल 2009 में फिर ये हुआ कि उधर ना इतनी आईटी की जर्मनी में स्टूडेंट जॉब होती, वहां नहीं होती थी स्वीडन में। तो हम लोगों ने ना अखबार फेंकने की कुछ ना कुछ ढूंढा, कुछ लोगों ने। अच्छा उस टाइम ये हुआ कि 2009 के अंदर 140 साल में जितनी बर्फ नहीं पड़ी, इतनी बर्फ पड़ गई स्वीडन में। तो 2000। 9 में तो बहुत ओके। बर्फ पड़ी, कबर बन गया पूरा ना स्वीडन। बल्कि मैं वो वाकया बताऊं, उससे अगले साल ये हुआ कि वो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, जो बता रहा था, जो आए हुए थे। वो स्वीडन आया, उसने मुझे कॉल की, शारिक 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 देखो बर्फ पड़ रही है, बर्फ कितना अच्छा लग रहा है बड़ा। वो मैंने कहा, वो तो अभी 1 साल बाद आया था, मैं तो पिछले साल भुगत चुका था। मैंने कहता नहीं यार प्लीज आओ यार, ये कितनी जबरदस्त लग रही है, पहली दफा जिंदगी में बर्फ इतनी जबरदस्त देखी है। और ये मैंने कहा यार ठीक है, बर्फ पड़ते हैं तो देखिए, बड़ा खुश, बहुत एक्साइटेड, बर्फ पड़ रही है, खूबसूरत लग रहा है। तो 2 दिन बाद फोन आया, यार बर्फ रुक नहीं रही इधर। कहते वो बर्फ फिर रुकती नहीं थी 4-4 5 महीने। और स्वीडन का ऐसा मौसम है, वो नहीं रात हाँ। रात होती है, सुबह ही नहीं, सुबह बस चंद घंटों में, मतलब 3 बजे, 2-3 बजे मगरिब हो जाए और 10 बजे कोई, मतलब बहुत अजीब सा वहां पे ना कबर लग जाए सर्दियों में, डिप्रेसिंग बिल्कुल। तो डिप्रेशन शुरू हो जाना लोगों को, तो वही फिर हम कुछ ना कुछ इंडोर एक्टिविटियां रखना शुरू कर दी लोगों के लिए कि हम इंडोर बिल्कुल ये ना एक्टिविटी मतलब शुरू से ही कर रहे थे, सोशल तो आप थे ही वैसे। और ये वो कहते हैं कि कहा जाता है कि फुतूर होता है, फुतूर होता है जिंदगी में हर जुदा। ओके। खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। तो ये जो माशूका वाला जो हिसाब है, वो कहानी कैसे आपकी माशाल्लाह से हाँ वो। माशाल्लाह मेरी। फिर उसके बाद जब स्वीडन में मैंने कुछ साल टाइम, 1.5 साल गुजारा, फिर मैंने स्वीडिश लैंग्वेज भी सीख ली थी माशाल्लाह, तो बहुत। वो अभी की माशाल्लाह ये भी अच्छा। मैंने, अब तो कितने भूल गया कुछ ना कुछ, ए लेकिन उसको वन बी वन बी टू इसी इस तरह तरह से। की ना, वहाँ पे मैं रेफ्यूजीज के साथ क्लास लिया करता था शाम को। ओके। SFE कहते थे उसे, स्वेंस्का फॉर इनवानरारे, यानी कि स्वीडिश फॉर रेफ्यूजीज। तो मैंने उसके साथ दाखिला ले लिया। हालांकि मतलब रेफ्यूजी तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा यार ये फ्री करा रहे हैं, उन्होंने मुझे भी दाखिला दे दिया, तो मैं स्कूल को चला। अभी भी जो मेरे दोस्त हैं स्वीडन में रहते हैं, वो मेरे जैसे स्वीडन नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ इरेक्शन में जॉब करते हैं, अंग्रेजी जुबान चलती है। खैर नहीं है, तो मैं फिर थीसिस करने जब जर्मनी आया, तो उस टाइम पे, अभी मैं जर्मनी पहुंचने वाला था, पहुंचा नहीं था, तो उस टाइम घर वालों ने कहीं ना कहीं कोई बात चला दी पाकिस्तान। ओके। तो उस लिहाज से ये कि मेरे टाइमली हो गई थी शादी उस टाइम पे। अभी आजकल, बल्कि आज ही हम 1-2 इश्यूज पे बात उठा रहे हैं, पिटीशन कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। जर्मनी में आपको पता है फैमिली रीयूनियन वीजा के कितने मसले हो गए हैं, ये बहुत सीरियस इशू है। इस पे आज भी हमने जो टाइम बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 23-25 महीने हो गया फैमिली रीयूनियन का इस्लामाबाद में। कराची में तो जल्दी हो जाता है, इस्लामाबाद में 25 महीने अपॉइंटमेंट आने में, और अपॉइंटमेंट आने के बाद फिर जो है आपका मजीद फिर 8 महीने, तो कई तलाकें हो जाती हैं, अल्लाह माफ करे। लोग साइकोलॉजिकल मरीज बन जाते हैं,
और मियाँ बीवी में फैमिलीज में तलखियां हो जाती हैं, बड़े मसाइल हो रहे हैं और ये इनह्यूमेन है बिल्कुल। खैर उस टाइम तो 1.5 महीने में आती थी। ओके, मैं टाइमली आ गया, माशाल्लाह मेरा बेटा भी है पौने 8 साल का, 1 क्लास में जाता है, ठीक है। माशाल्लाह। ये टाइमली ये चीज़ें हो गई। खैर उस टाइम जो है वो पढ़ रही थी, बेगम मेरी एमबीबीएस कर रही थी आज ओके, मेडिकल लास्ट में। उसके बाद ओके, मैं फिर यहाँ जर्मनी आ गया। तो मैं मेरी उनसे नहीं बात हुई, घर वालों की हल्की-फुल्की बात स्टार्ट हुई। मैं वाह! यानी अरेंज मैरिज पूरी तकरीबन हुई है। हाँ जी। मैं यहाँ पे जर्मनी आ गया, जर्मनी मैंने थीसिस करने आ गया एरास्मस स्कॉलरशिप पे 2011 में। फिर मैंने हुँ, आखिर जर्मनी की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आरडब्ल्यूटीएच आखन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने थीसिस किया अपना। और वो पहली दफ़ा था एकदम मैं अकेला हो गया ना कोई क्लास फेलो है, सिर्फ आप डिपार्टमेंट है और उसमें आप थीसिस कर रहे हैं अकेले, मतलब कोलीग्स नहीं है कोई। तो उस टाइम में वो ऐसा टाइम था मैं 5 वक़्त मस्जिद जाया करता था। मेरे जो अपार्टमेंट जहाँ मैं रहता था स्टूडेंट डॉर्म में, उसकी खिड़की से डिपार्टमेंट नज़र आता था और 5-7 मिनट की मुसाफत में मस्जिद थी। तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो भी बड़े अच्छे थे, तो हम वो टाइम था। लेकिन मैंने वहाँ पे फिर भी मैंने वहाँ पे आते साथ भी ऐसा-ऐसा एक्टिविटियाँ शुरू कर दी। पीएसए के साथ एंगेज हो गया वगैरह। तो आखिर में मेरा बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रा। तो उस टाइम साथ ही मुझे स्टूडेंट जॉब मिल गई एरिक्सन में, उधर भी छोटा-सा एरिक्सन था। तो बड़ा बॉस अच्छा, आया वहाँ से स्वीडन से, जर्मन बोल रहे थे ये लोग, लेकिन मैं उसके साथ स्वीडिश बोलना शुरू हो गया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे मेरे क्लास फेलो ज़्यादातर हायर हो चुके थे स्वीडन में ना, ग्रेजुएट्स होके ना एरिक्सन में ही। तो मैं भी एरिक्सन ही जाना, मैंने कहा मुझे वापस ले जाओ स्वीडन, मैं स्वीडन जाना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा मैं तुम्हें ले जाऊँगा ना, तो उसने मेरा हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। इन द मीनवाइल कोई उसकी अपनी कोई प्रमोशन किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, गेम डेवलपमेंट, उसने कहा इसमें आ जाओ, इंटरव्यू भी नहीं ज़रूरत, तुम आ जाओ। मैंने कहा मुझे शौक नहीं है गेम डेवलपमेंट का, तो मैंने उसे मना किया और साथ मेरी जॉब म्यूनशन में हो गई, पहली जॉब 2012। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर इसी लिहाज से आपने मेंशन नहीं। म्यूनिख के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन मैं म्यूनिख आया तो अब्बू के कुलीग का ही बेटा जो स्वीडन से पढ़ रहा था, वो भी उसी टाइम आता था म्यूनिख था, तो मुझे नहीं पता। मैंने उसे कहा यार वहाँ पे एक इंटरव्यू है तो रात गुजारनी है। उसने कहा मेरी तरफ आ जाओ। रात को जब उसके पास गया तो उसने कहा कि मैंने भी दफ्तर जाना है, तो मैंने उसने पूछा किस कंपनी में है। वो छोटी सी कंपनी थी, 20 इंजीनियर थे उसके। कहते उसी में तो मैं काम करता हूँ। तो ऐसे इत्तेफाक निकला, वहाँ हम चले गए, कंपनी वो जॉब स्टार्ट कर दी। उसके बाद ये हुआ कि बस वहाँ पे है बात मार्च 2012 की, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं हम। फिर म्यूनिख ही मेरा होम टाउन बन गया और वाह! म्यूनिख में ही सारी अच्छा, फिर एक्टिविटी यहाँ जो पे ये मुझे लैंग्वेज बैरियर कहाँ आपको बैरियर लगा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं बैरियर लगा। मेरी ना तबीयत थोड़ी-सी जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं पहली मुलाकात में ऐसा लगता है कि मैं उनको ना पुराना जानता हूँ 10-10 सालों से, ठीक है? मेरी ये तो जैसे मेरी आदत है जैसे जिससे हम लोग मुलाकात बैठे हैं, होती है बिल्कुल। फीलिंग आती है बिल्कुल, जिससे मिलो तो ये फीलिंग हो कि उसको पुराना जानते हैं। और फिर मैंने देखा कि यार ज़ुबान एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे हम इन लोगों के करीब आ सकते हैं और इनको जान सकते हैं। और मैंने स्वीडन में यही बता रहा हूँ, स्वीडन में मैंने जल्दी सीख ली थी। मुझे क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि इससे आप करीब आ सकते हैं। लेट्स सपोज़ ये जर्मन है और ये उसके इर्द-गिर्द सारे यूरोपियन हैं और आप उससे बाहर से हैं, तो आप अपने आप को ना बहुत दूर महसूस करते हैं कि हम गैर यूरोपी हैं और ये सारे जो गोरे देखने में लोग हैं, ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो यूरोपी दिखने में लोग हैं ये यूरोपी और हम बहुत दूर के मखलूक हैं। अच्छा, लेकिन बिल्कुल। ज़ुबान सीखने से क्या होता है कि ये अगर बीच में जर्मन है और इसके इर्द-गिर्द ये सारे यूरोपी हैं, आप उन यूरोपियन को बायपास करके आप जर्मन के साथ आ जाते हो और वो बात आपसे करना पसंद करता है। ये बात नहीं कि वो अंग्रेज़ी बोलता है तो बोलता क्यों नहीं, बात है वो अनकंफर्टेबल अपने मुल्क में वो उसको आती है अंग्रेज़ी, लेकिन जिसने बोली नहीं है वो अनकंफर्टेबल होता है। अभी हाँ, हमारी पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान जो अंग्रेज़ी है, लेकिन हम में से हाँ, अक्सर लोग बिल्कुल। नहीं बोल सकते या कंफर्टेबल आती सबको है, लेकिन नहीं बोलना पसंद। तो वो तो अपने मुल्क में जर्मन है, जर्मन वो क्यों वो ये नहीं है कि वो कोई प्रेफ़र करते हैं, बाकायदा अपनी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। अकड़ है, नाक ऊँची है, क्यों नहीं बोलते? भाई अपने मुल्क में क्यों अनकंफर्टेबल फ़ील करें? तो जैसे ही वो बोलते हैं आप गलत बोले वो आपके करीब आ जाते हैं। तो मैंने ना जर्मनी में आते साथ ही जब आखिर में आया तो मैं पे करके, क्योंकि मैं लोकल मुकामी स्टूडेंट नहीं था तो मुझे फ्री नहीं था, मैंने अपनी A1 शुरू कर दी थी। और बोलना शुरू कर दी थी और उसके बाद यहाँ म्यूनिख आके फिर आगे कंटिन्यू की मैंने। तो शुरू में दफ्तर में इंग्लिश बोला करते थे पहली 2 जॉब्स में। फिर मैंने साथ-साथ लेकिन जर्मन शुरू कर दी और मैंने बस जर्मन बोलना शुरू कर दी। फिर मेरी जर्मन की जो असल प्रैक्टिस है, क्योंकि ऑफ़िस में आप तरह प्रोफ़ेशनल माहौल होता है, तो अब बंदा कम अच्छा नहीं फ़ील करता कि गलत जर्मन बोले। लेकिन मेरी जर्मन की प्रैक्टिस सारी हुई है मस्जिदों में, तुर्किश मस्जिदों में। हाँ, बिल्कुल। मैं जाता और था, वहाँ पे तो वो बिल्कुल अंग्रेज़ी बोलते ही नहीं थे, उन्हें आती ही नहीं कोई थी। ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो इंग्लिश भी इतना नहीं बोलते। तो मेरा ये है कि मेरा शुरू से ये था कि मैं ना थोड़ा-सा फ्री होने, मतलब ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है भई। वो कुछ लोग अलग-अलग जाते हैं, मिलते हैं। अब वो तुर्किश लड़के हैं ना, वो शरारती होते हैं, ठीक है? वो जो मुझसे छोटी उम्र के थे, यानी मैं अगर
उस टाइम आई डोंट नो 24-25 साल का होऊंगा, तो वो नहीं जो मैं कह रहा हूँ कि टीन एज है, 17-18 है, बड़े वो नहीं होते जिस तरह शरारती से एक दूसरे को धक्के धुक्के भी दे रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं। तो मेरी उनसे ना, मैं उनके बीच में घुस जाता था, मजाक भी उड़ाते थे शुरू में, लेकिन फिर उन्होंने कहा हमारा बड़ा भाई आ गया, तुर्किश में अभी कहते हैं, अभी इशारे का अभी, हाँ हमारा मुझे अभी आगला जी, तो आबला कहते हैं लड़की को, लड़की को आबी कहते हैं भाई को। तो ये मुझे ना बहुत ज्यादा वो प्यार करते थे। फिर बल्कि मैंने उन लोगों को ना बिठाना शुरू कर दिया, उनसे हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया, शुक्र लगाना शुरू कर दिया, फिर उनको बिठाना शुरू कर दिया। हम ना मस्जिद की इशा के बाद हम 2 हदीसें पढ़ते थे। तो मैं वो एक अरबी की और तुर्की वाली किताब हाथ लगी थी, तो मैं खुद नहीं पढ़ता था, मैं एक से पढ़वाता था अरबी में और एक से तुर्की में, तो वो 2 पढ़ते थे, फिर कहते थे हल्ला गुल्ला करें, तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। तो वहां से मैंने जर्मन बोली काफी। वो और मैंने प्रैक्टिस नेक्स्ट मेन परफेक्ट, वो प्रैक्टिस आपकी वहां हो गई क्योंकि वहां पे कोई और ऑप्शन भी इतना ज्यादा नहीं था। हाँ, क्योंकि उससे प्रैक्टिस हो गई, और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े फ्रेंडली लोग हैं, लेकिन लोग नॉर्मली हमारे घबराते हैं शुरू में ना, क्योंकि वह जर्मन नहीं, इनको इंग्लिश नहीं आती और हमें तुर्किश नहीं आती या जर्मन नहीं आती होती, तो फिर बस नमाज पढ़ के आ जाते हैं। तो मैं तो बड़े उनसे मेरा बड़े हाँ फ्रेंडली होते कनेक्ट नहीं है, हैं। क्योंकि जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे माहौल नहीं बनेगा, तो इस तरह से आपको जो है ना लैंग्वेज का। ये है कि मैं शुरू से क्योंकि रोज जाता था, उसमें एक इतना सुकून है, और एक तो सुकून है नमाज में, और लोग कहेंगे ऐसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे नहीं, क्योंकि लोगों से भी एक ताल्लुक बन जाता है। अब वो पाकिस्तानियों से भी मकसद के तहत कई लोग मिल रहे होते हैं। अब उस बंदे को जो मस्जिद में आ रहा है, अरबी है, तुर्की है, मैं नाम से नहीं जानता नामों से जो भी वहां पे हैं, लेकिन फजर पे आपको पता है सिर्फ एक साफ नहीं बनती होती, तो जिसको मैं रोज फजर में देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, हम लोगों की एक अटैचमेंट हो जाती है। नाम बिल्कुल रोज होता है तो मस्जिद को बात कर रहे होते हैं, और प्रदेश में ज्यादा फील होता है। खैर नहीं, वो जो लड़का मैं बता रहा था स्वीडन वाला, जिसके साथ मैंने काम शुरू किया 2012 की बात है, तो उसने मुझे बताया कि ये ना यहाँ पे ना क्रिकेट क्लब है, मैं उसमें जाता हूँ, और हमारे साथ एक और सीनियर हमारी टीम में था, हमारी कंपनी में इंडियन, तो वो था साउथ इंडिया से, तो वो भी उसने कहा वो भी उसी में होता है। हमने कहा ठीक है, तो वो क्लब ज्वाइन कर लिया। वो ज्वाइन किया तो वो ताल्लुक फिर हमेशा रहा। फिर मैंने उस क्लब का मैं बाद में वाइस प्रेसिडेंट बन गया, कुछ साल बाद फिर प्रेसिडेंट बन गया, फिर पूरे सूबे का क्रिकेट बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, फिर प्रेसिडेंट बन गया, फिर पूरे जर्मन क्रिकेट बोर्ड के जो PSL थी, जिस तरह IPL यहाँ पे इंडिया में, यहाँ की उन्होंने जर्मन क्रिकेट लीग जो थी उसका मुझे उन्होंने डायरेक्टर नामजद किया 2019 में, 2020 में। कोरोना शुरू हुआ, वो फिर नामजद किया, बकायदा अनाउंस किया उसको उन्होंने, पोस्टें बनाई, सारा बकायदा उसका प्रोसेस था पूरा, उसमें से मैं इलेक्ट हुआ। लेकिन उन 2 सालों में लीग नहीं हुई क्योंकि कोरोना आ गया हुआ था। लेकिन ये कि वो सारा इस प्रोसेस का मैं हिस्सा रहा, तो 10 साल तक क्रिकेट के साथ मैं जुड़ा रहा। क्रिकेट को भी इतना, और इसमें एक सेंट भी नहीं मिलता था, ये बताएं, काम करते थे। लेकिन ये मेरे लिए एक सोशल प्रोजेक्ट था। मैं आपको बताऊं क्रिकेट किस तरह सोशल प्रोजेक्ट है, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आवारागर्दी हो रही है, ये कैसे सोशल प्रोजेक्ट, मतलब आपका मतलब जो है ना, जैसे ओके सोशल प्रोजेक्ट इस तरह है कि अब यहाँ पे अकेलापन, सिंगल बंदा ना, उसका माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं। स्टूडेंट्स में तो फिर दोस्त होते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल आप जॉब पे जाते हो तो आपका कोई दोस्त नहीं होता, आप अकेले होते हो। पाकिस्तान आप, मैं आसन से आया, कोई बर्लिन से आया होगा, म्यूनिख, उसके कोई दोस्त नहीं है। जॉब करके घर आना, स्टूडेंट्स में ना आपस में तकल्लुफ नहीं होता, गपशप होती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ एज पे पहुंच जाए तो तकल्लुफ नहीं होता। इंडियन है, पाकिस्तानी, अफगानी, सारे बंगाली जो भी हैं, ये अब नौकरी कर रहे हैं, पूरा हफ्ता इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, जर्मन बोल रहे हैं, और ये फीलिंग, और इमिग्रेंट होना मुश्किल काम है, आपको ये फीलिंग होती है आप मुख्तलिफ हैं, आप अच्छा बन रहे होते हो। लेकिन वीकेंड में दिल करता थोड़ा रिलैक्स करें, बैठें, ठीक है, तो वो बैठे और उर्दू हिंदी बोलें। तो वो क्रिकेट में होता था, उसमें सारे पाकिस्तानी इंडियन प्यार मोहब्बत से आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, इतना साल गुजर गए, मतलब हल्की सी भी नहीं हुई है। पीछे बॉर्डर पे जंग चल रही है, कभी हल्की सी भी नहीं हुई, मतलब हल्की सी भी नहीं। मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे कि लोगों की कुछ नेगेटिवनेस जो है ना, वो बहुत सी खत्म होती है। सबसे पहला जो अकेलापन होता है और इंटरेक्शन होता है, स्पोर्ट्स जो है ना, और वो बहुत सी नेगेटिवनेस, बहुत सी दूसरी चीजें होती हैं जो स्पोर्ट्स जो है ना वो खत्म करती है वाकई। स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स, मैं क्रिकेट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपने शुरू में बताया था इंटरव्यू से पहले कि आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं। फिटनेस के लिहाज से मैं क्रिकेट को एक अच्छा स्पोर्ट नहीं मानता, ठीक है, लेकिन जैसे ये नेगेटिवनेस है ना, क्योंकि पूरा हफ्ता नेगेटिव है, अकेलापन है, माँ बाप से दूर है, बहन भाई से दूर है, अब रिलैक्स होकर अपनी जुबान बोल रहे हैं, फिर अपने दुख दर्द शेयर कर रहे हैं, आइडियाज भी ले रहे हैं कि यार मैं कैरियर में क्या चेंज करूँ, वो दूसरा कह रहा है ये कर लो। फिर अकेलेपन में लोग जाते हैं, खुदा न खास्ता क्लब जाते हैं, गर्लफ्रेंड,
दूसरी एक्टिविटीज में चलने लगते इस चीजों से भी बच जाते हैं, उनको कहीं रिलैक्स चाहिए होता है। हैं। यही बात है, बिल्कुल। कम्युनिटी हम अकेले नहीं है, फिर नए नए आइडियाज आते हैं। इंटीग्रेशन के लिए स्टेप, बकायदा इंटीग्रेशन मिनिस्ट्री से हमें फंड भी मिलते थे उसके लिए, करने के लिए सब्सिडीज मिलती थी। ठीक है, खैर क्रिकेट रियली चेंज इन 2015 जब और रेफ्यूजीज जब आए सीरिया के, तो साथ साथ अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा आए। और अफगानिस्तान के वो रेफ्यूजीज भी है ना, 90% वो किसी वक्त में पाकिस्तान में भी रह चुके हुए थे, पिशावर में आगे पीछे, तो वो क्रिकेट खेलते थे। और रेफ्यूजी के आने से जब उन्हें पता चला क्रिकेट में रेफ्यूजी है, तो हुकूमत ने भी क्रिकेट को भी कुछ फंड देना शुरू कर दिया, इसको थोड़ा रिकग्निशन मिली। क्योंकि जब आईटी का बंदा है, हुकूमत की फंड देगी, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, तो क्रिकेट को रिकग्निशन, अखबारों में रिपोर्टें आना शुरू हो गई, तो वो चीजें थोड़ी बड़ी हो गई। जब हम थे तो 6 क्लब होते थे बायन में, जर्मनी का सबसे बड़ा सूबा, इलाके के लिहाज से, आबादी के लिहाज से नहीं, लेकिन अब 30 क्लब हैं उसके अंदर, तो अक्सरियत अफगानियों की है। पाकिस्तानी टे बॉल से शौक में खेलते हैं, लेकिन हार्ड बॉल में पाकिस्तानी कम है, इंडियन ज्यादा हैं। ठीक है, हाँ, ये मैंने देखा है। उसकी कल्चरल रीजंस भी हैं कई। उसकी रीजंस कल्चरल में एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तानी 90% वाइफ्स हाउस वाइफ्स होती हैं, वीकेंड पे फिर उनको टाइम देना होता है बच्चों को देखना। तो इंडियंस जो है वो ज्यादातर उनके बच्चे कई दफा वो लेट करते हैं, फैमिलीज लेट करते हैं, उनका हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे होते हैं, तो दोनों को एक वीकेंड पे थोड़ा एक दिन एक दूसरे से भी आजादी का चाहिए होता है आदमी को, तो एक्टिविटीज कर रही होती हैं। तो खैर एनीवेज, क्रिकेट किया, क्रिकेट के साथ साथ जॉब पे मैं तरफ फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि जॉब सब करते हैं। मैंने भी अच्छी जॉब की अल्हम्दुलिल्लाह, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में मैंने किया तकरीबन 10 साल काम, अभी भी काइंड ऑफ। लेकिन फिर क्रिकेट के अलावा फिर हमने देखा कि लोग अकेले हैं, अकेलापन है, तो हम लोगों ने यहाँ पे म्यूनिख से शुरू किया कल्चरल इवेंट्स। 23 मार्च के इवेंट हो रहे हैं, बड़ी छोटी ईद हो रहे हैं, वो थोड़े थोड़े शुरू किए। फिर कल्चरल क्लब एक बना, जर्मन पाकिस्तान कल्चरल क्लब, रजिस्टर्ड एक फिराइन यहाँ पे एनजीओ बनी, उसका मैं फाउंडिंग मेंबर था, वाइस प्रेसिडेंट था, वो बनी। फिर उसके साथ साथ आज से कोई 5 साल पहले हम लोगों ने एक हसन रजा भाई फ्रैंकफर्ट से थे, उनके साथ एक चैनल शुरू किया था। वो जर्मनी का पहला, मैं कहता हूँ मेरे समझ में, उर्दू का चैनल था, और कोई लोकल चैनल नहीं था, उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के नाम से। तो वो हमने शुरू किया, उसको भी रजिस्टर्ड हमने फिराइन बनाई। तो फिलहाल अभी वो इतना एक्टिव नहीं है, अब उसकी और शाखें निकल आई हैं, जिस तरह देसी मीडिया जर्मनी एक शाख है जो मैं रन करता हूँ प्रेसिडेंट के तौर पर। हाँ जी, बिल्कुल। इंटरव्यूज भी आते हैं, एंटरटेनमेंट भी आते हैं, सारे सेमिनार्स भी करते हैं। तो वो यानी इस टाइम फिर मैं वो थी, स्पोर्ट्स हो गया, मीडिया हो गया, कल्चरल क्लब हो गए, ये सब चीजें अनपेड थी। मैं एक वक्त में मैं पूरे बायन क्रिकेट बोर्ड का सदर था स्पोर्ट्स में। मीडिया में उर्दू रेडियो डॉइचलैंड चला रहा था, नायब सदर कह लें या कह लें, मतलब समझे सीईओ कह लें, हम 2 बंदे चला रहे थे। ठीक है, स्पोर्ट्स, मीडिया और कल्चरल क्लब का मैं वाइस प्रेसिडेंट था, तो ये सारी चीजें चल रही थी। सही। तो मतलब आपने इतनी एक्टिविटीज जब साथ साथ किए, आपके यूट्यूब का चैनल भी हम देसी मीडिया का जो है ना वो डाल देंगे, ताकि लोग मजीद आपके बारे में देखें, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या विजिट किया है। अगर एग्जैक्टली कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, वो तो ज़ाहिर बहुत सारी चीजें। तो मैंने साथ वेबसाइट बनाई हुई है sharekjaved.com, उस पर मैंने सारा डाल दिया, स्पोर्ट्स, मीडिया, कल्चर, कंसल्टिंग भी लोगों को ऑफर, तो वो लिंक आप डाल दिएगा, उसमें सारी चीजों के लिंक्स हैं, उसमें मीडिया के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी है, कल्चर जी। मजीद आपको तकरीबन जो है ना सब अवेयरनेस हो जाएगी आपकी तरफ। आज से कोई 4 साल पहले की बात है। अब वो आपको बताने लगा कि फिर उसको जो मजीद पूरे जर्मनी वाइड, म्यूनिख से निकल के जर्मनी वाइड जो फुल शोहरत मिली, पहले तो एक चैनल से शुरू हो गई उर्दू रेडियो से, फिर एक तकरीबन 4-4.5 साल हो गए होंगे इस बात को कि हमने शुरू किया एक फेसबुक ग्रुप पाकिस्तानी कम्युनिटी का, उसका नाम है पाकिस्तानीज इन डॉइचलैंड। अब इस टाइम उसके 19,000 मेंबर हो गए हैं, और उसके अंदर मेंबरशिप होने का क्राइटेरिया ये है कि आप सिर्फ जर्मनी में रहते हो और पाकिस्तानी निजात हो। ठीक है, ये आप जर्मनी में रहते हो और पाकिस्तानी निजात हो। तो आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, वो और ग्रुप है, उसके लिए और ग्रुप्स रन हो रहे हैं। लेकिन ये वाला ग्रुप सिर्फ आप अगर जर्मनी में रहते हैं और पाकिस्तानी निजात, सिर्फ आप स्टूडेंट भी जो आ रहे हो, दाखिला हो गया, वो नहीं, जब जर्मनी आ जाए तो इस ग्रुप में आ जाए, क्योंकि उनकी अपनी अपनी पीएसएस हैं। सिर्फ जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर आपकी वाइफ, आपकी शादी हो गई और वाइफ अभी पाकिस्तान में वीजे का वेट करने चले, उनको हम उसमें शामिल कर लेते हैं, वो एक्सेप्शन है। या एक्सेप्शन ये है कि जर्मनी में रहने वाली नॉन पाकिस्तानी वाइफ या हस्बैंड किसी पाकिस्तानी का, वो शामिल कर लेते हैं, ताकि एक फैमिली का हिस्सा। और उसका मोटो ये है, वन बिग वर्चुअल फैमिली। हम कहते हैं प्रदेश में ना माँ बाप है ना बहन भाई, तो हम आपकी फैमिली हैं, दुख दर्द में, दुख सुख में। तो फिर उसके तहत जर्मनी पूरे में हम जो है ना इवेंट्स होते हैं, उनको कवरेज करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, लोगों को बताते हैं कैसे आप अपने कैरियर को प्रोग्रेस कर सकते हैं, बिजनेस को कर सकते हैं, हर चीज को कर सकते हैं। अच्छा, ये हो रहा था जब ये फुल चल रहा था, इसमें मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, हम 7 एडमिन्स हैं। फिर कोई 2-2.5 साल पहले एक और भाई है, फराज महमूद हसन, उन्होंने हमें रीच किया।
तो उनके साथ मिलकर अब हमने एक नया सिलसिला शुरू किया, जहाँ आपसे भी 2 दफ़ा मुलाकात हुई रिसेंटली। वो ये बगैर कोई पर्सनल मकसद के जर्नी के कोने-कोने में अपने खर्चे में जाएँ, और लोगों को ये जो कांसेप्ट है जो पाकिस्तानियों का एक दूसरे से छुपाना, डर लगना, नज़र लग जाएगी, इसको दूर करके अपनी सक्सेस और फेलियर शेयर करना, और वो फोकस हम कर रहे हैं बिजनेस नजर ना लग जाए। हाँ ये बिजनेस के ऊपर। बिजनेस के ऊपर क्यों? क्योंकि नौकरी जब मैं करता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत ज़र मुदावला रेमिटेंस के लिए पाकिस्तान को मदद करने के लिए नहीं भेजते, जो हम कहते हैं ना हर वक्त ओवरसीज बहुत रेमिटेंस करें। नीयत पाकिस्तान की मदद की नहीं होती, उनकी नीयत होती है यार बेचारे माँ बाप का कुछ किराया में मदद हो जाए, कुछ फैना है, वो इस नीयत से भेज रहे होते हैं। वो ये तो नहीं भेज रहे होते कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, ऐसे तो कुछ भी नहीं कर रहे होते। 90% होती है कि हम बेचारे माँ बाप को थोड़ा सपोर्ट कर दें, थोड़े से घर पैसे भेज देते हैं, लेकिन वो भी इतने नहीं भेज पाते, ठीक है, नौकरी में कर रहे हैं। उसके अलावा कोई हम खिदमत पाकिस्तान की तो यहाँ रह के कर नहीं रहे होते, इस मुल्क को बना रहे हैं, इसको संवार रहे हैं, इसके भी राइट्स हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम थोड़ा बिजनेस करते हैं, अल्लाह के नबी ने भी कहा इसमें 9 गुना इसमें बरकत है, और दीन में भी इसमें बरकत है, ठीक है, अंबिया ने भी बिजनेस किया। अब बिजनेस में क्या, ना सिर्फ आप अपनी पेट पूजा करते हैं, साथ साथ आपके जरिए बहुत ज्यादा लोगों का आपस में ताल्लुक बन, दूसरों के लिए। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे जरा मुबादला जो है मेन, और अपॉर्चुनिटी और जॉब्स और सब कुछ बिल्कुल आसान बात है। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा सवाल किसी का आता है कि मेरे बहन भाई या मेरी फैमिली पीछे राइस का कारोबार करती है, कपड़े का करती है, हम जर्नी कैसे उसको लेकर आए, ठीक है। अब अगर हम उनको अनेबल कर देंगे, हेल्प कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो वहाँ पे और मजदूरों को रख सकते हैं, और वर्करों को रख सकते हैं। वर्कर के साथ 9-6-8 बंदे जुड़े हुए हैं उसके घर के, ठीक है। अगर कोई और सवाल आता है कि मैं आईटी का हूँ या मैं आईटी पढ़ी थी, मेरे क्लास फेलोज ने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है, उनका यूएस में काम चल रहा है, जर्नी एंटर नहीं हो पा रहे, तो क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ जर्नी में रहते हुए? तो मैं कहता हूँ जर्नी में रहने वाले लोग बड़े एक गोल्ड माइन पे बैठे हैं, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठे हैं, जहाँ के वीजों के मसले हो रहे हैं, पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, आप ब्रिज बन सकते हैं, उनको पाकिस्तान में हेल्प करें, जर्मन में कस्टमर्स को खुश रखें, बीच में अपना भी अपना पैसा रखें, तो सब खुश। लेकिन अगर आप सिर्फ नौकरी करके घर तनख्वाह ला रहे हैं जो 15 तारीख को खत्म हो रही है, और उसके बाद स्ट्रेस में 15 दिन गुजर रहे हैं, और फिर अगली तनख्वाह का इंतजार हो रहा है, तो आप किसी की ऐसा मदद नहीं कर पा रहे। तो बिजनेस के जरिए, लेकिन बिजनेस भी हर किसी का नहीं है, ऑफ कोर्स बहुत कम लोग कर पाते हैं। बड़ी बात यही है, लोग समझते हैं वो आजकल बहुत मुश्किल चीज है, बिजनेस बहुत मुश्किल चीज है, और जर्नी में जॉब पर सुकून है, ये कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप कर पाए, तो इसलिए हम अवेयरनेस देते हैं, कहते हैं अगर आप कर सकें तो आपको पता तो हो, क्योंकि लोगों को 2 चीज होती है, एक तो जर्मन लैंग्वेज का पता नहीं होता नॉलेज, दूसरा होता है अगर फंस गए तो ना इधर बहन भाई है, ना माँ बाप है, ना कुछ सरमाया, ना बैकअप है, तो हम कहते हैं हम सहारा है, हम मिलकर एक टीम है, तो इस वजह से उनको तो वो कहते हैं ना, जैसे वो कहा जाता है, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। हाँ जी, ऐसे ही है। ये चूंकि एक आजकल जो लहर चली हुई है ना, अरे सब जा रहे हैं बिजनेस, चलो वे थोड़ा सा मसला हो गया जॉब में, बिजनेस, लेकिन उसको पता नहीं है कि जो ये 4-5 साल जो है ना आपके बिजनेस के वो कितने बिजनेस जॉब के मुकाबले में बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल चीज है। उसके बाद अगर जो आपको सामने नजर आता है कि कोई शोहरत या पैसा, वो पीछे उसके उस दिन भी बहुत मेहनत शामिल होती है। और आप अगर यहाँ पे 8 घंटे काम कर रहे हैं, वहां आपको 12 देने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, बहुत लंबा हो गया। एक आखिरी चीज रह गई यार, लेकिन एक बात है, लोग चाह रहे होंगे कि हम मजीद सुने। दोबारा आ जाएगी। एक आखिरी चीज रह गई, रिसेंटली एक प्रोजेक्ट शुरू किया, वो मैं वो फिर हमारे साथ आपने, वो हमने शुरू किया गॉसवेल फिल्म प्रोडक्शंस। और हाँ, और 2 चीजें, एक तो एनजीओ का बताया नहीं, माशाल्लाह अब्दुल बारी साहब आए, फेंट ऑफ इंडस हॉस्पिटल यहाँ पे चैरिटी रजिस्टर हुई है, उसका मैं अदील जफर भाई बर्लिन में उनके साथ मैं मिलकर फाउंडिंग मेंबर हूँ, हमने उनकी चैरिटी रजिस्टर की यहाँ पे, और अभी तकरीबन लोगों ने 3,60,000 यूरो तक के ऐलानात किए, जर्मनी के 5 फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, हाम्बर्ग, कोलोन के अंदर। पिछले साल भी हुए थे, फिर ज़ूरिच में जब हुआ वहाँ पे गया, फिर इसके साथ जो है इसके बाद अल खिदमत फाउंडेशन का मैं यहाँ पे जो है उनका एम्बेसडर हूँ। वीडियो जिसमें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में जो तारीख के सबसे बड़े इस साल इवेंट हुए कम्युनिटी, वहाँ पे भी एज अ स्पेशल गेस्ट किया, उन्होंने बड़ी इज्जत दी। तो कोशिश पूरी है कि इन चीज़ों को चलें। जो रिसेंटली मैं बताना चाह रहा था वो था कि गॉसवेल फिल्म प्रोडक्शंस के नाम से हमने एक चीज़ शुरू की है। वो ये था कि कुछ लोग हैं, और वो भी फ्रेंडशिप का पैगाम है, पाकिस्तानी इंडियन यंग लोग जिन्होंने एक बैंड बनाया हुआ है, म्यूजिशियन है, और इसके अलावा वो फिल्म कवरेज, वीडियो कवरेज शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको जर्मन नहीं आती। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, मैं कंपनी रजिस्टर करता हूँ, उसकी ब्यूरोक्रेसी मैं देखता हूँ, आप लोग काम करें, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स लाना, उसको देखना, उसको। तो वो एक नई चीज़ हमने शुरू की है। तो लेट्स सी, काफी सारी, और अल्लाह ताला ने भी करम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने माशाल्लाह हज भी किया, अभी बाल पूरे नहीं है, अभी उम्रा करके आया हूँ। जी हाँ, उसी दौरान हमारी बात भी हुई थी, बिल्कुल भी जा रहा हूँ इंशाल्लाह।
तो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, जितना शुक्र अदा करें आज जी के साथ, ये अल्लाह ताला की तौफीक नहीं, वो तो वक्त गुजरा। से देता है, अपना कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आए हैं इस दुनिया में, खाली हाथ जाएंगे। मेन चीज यही है कि देखें, जो शुरू का जो वक्त होता है ना, वो जो मेहनतें होती हैं वो रंग तो लाती ही हैं मेहनतें, तो अब वो जो है ना वो टाइम आने वाला है कि जिसमें आपने तो बहुत देखा होगा अपने इर्द गिर्द कि लोग आते हैं, पता भी नहीं चलता, हादसा हो गया, फौत हो गया। अभी हमारा एक इवेंट था, उसमें हमारे एक जानने वाली थी, उनके 5 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर निकला। एक औरत, उन्होंने बच्चे की डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद पता चला कि उनको लास्ट स्टेज कैंसर है, 26 उम्र है। तो मैं कहता हूँ कि अभी जो हमारी उम्र है, जो भी अभी 30 से 40 के बीच में जितने भी हम हैं, तो अभी ये हो सकता है कि आज से 10 साल बाद ये एनर्जी ये ना हो, ये नेमतें उस नेमतों में से कुछ नहीं है। तो मैं तो इसी तरह जी रहा होता हूँ, जैसे 2 साल रह गए जिंदगी के या 1 साल रह गया, इसमें ही कर लो जितनी खिदमत करनी, क्योंकि हम आखिरत का सामान बना रहे हैं, दुनिया में भी अल्लाह ताला से बिजनेस कर रहे हैं। हम तो हम फ्री में नहीं दे रहे, अल्लाह से बिजनेस कर रहे हैं। जो हम खिदमत मतलब वादा वो देगा, तो अल्लाह पे यकीन है और अल्लाह दे रहा है। बैंक अकाउंट खाली है और कभी जाना है, बैंक अकाउंट खाली है, उम्रे के लिए चले गए, बैंक अकाउंट खाली है, सिलिकॉन वैली भी चले गए, अल्लाह ताला करता है कहीं से पता नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला, ये लोग बिल्कुल बिलीव रखें और कि अल्लाह ताला आपको देगा। जो बड़े दुनियादार लोग हैं, हम दुनिया में भी पीछे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की चीजें कर रहे हैं, दीन की कर रहे हैं, और अल्लाह ताला देता है। और जो आप अब मैंने कहा आखिरी बात बता दूं कि 2019 में जब जर्मन सिटीजनशिप ली, तो एक बड़ा मुश्किल सा फेस था, इमोशनल था कि, तो जो हमने नहीं बताई, जो बाकी लोगों ने नहीं किया, और हमारे सूबे में मैं शायद वाहिद पाकिस्तानी, वो ये कि मैंने फिर जर्मन सियासत ज्वाइन की, और फिर बहुत जल्दी ही एक पार्टी के अंदर, जो जर्मन हुकूमत की पार्टी के अंदर, मैं इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया, एक मुकामी लेवल पे कह लें, यूनियन काउंसिल लेवल पे, और फिर बहुत जल्दी पूरे सूबे के अंदर, हमारे बायन सूबे सूबाई कमेटी पर महाजिरीन, रेफ्यूजी और इंटीग्रेशन का मैं सदर बन गया 2 साल रहा। ये अल्लाह ताला ने बहुत मौका दिया। अब इसके अंदर फिर मेरी पेड ट्रेनिंग्स हुई हैं जर्मन पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली मेंबर्स के साथ मेरी बातचीत है। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ बहुत आइडियल है, मैं ये कह रहा हूँ कि लर्निंग बहुत है। अगर आप सीखना चाहें तो आपके पास मौके बहुत हैं, जिस मर्जी दुनिया के हिस्से में आप रहते हैं। मेन चीज ये है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप अपने साथ सिंसियर क्या है। मैं यकीन करें, मैं नहीं सोचता कि मेन्यू क्या है, खाने का, खाना क्या खाना है, ये मेरी डिस्कशन नहीं होती जिंदगी में। क्या, और कपड़ों में भी मेरे कपड़े बड़े गरीबाना से होते हैं नॉर्मली। ये आपके लिए मैंने जबरदस्ती शर्ट कोट पहन लिया। मैं, मेरे कपड़े भी और खाना बिल्कुल गरीबाना है, जो मिल जाए। कोई दुनिया का खाना नहीं है हलाल बस हो, कोई दुनिया का खाना नहीं मैं कहूँ ये मुझे नहीं पसंद। और कपड़े भी बिल्कुल वो एक ही जूते और एक ही पैंट पहन कर 3 महीने गुजर जाते हैं। ठीक है, पाक होते हैं, नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, लेकिन कपड़ों के हवाले से ब्रांडेड चीज तो कभी ली ही नहीं मैंने। ठीक है ना, अपने बच्चे को कभी लेके दिए। हम बच्चे के कपड़े वो कई दफा घर में जो पड़ने वाले कपड़े सुराख हो गया, हल्का फट गया, नहीं, फजूल खर्ची नहीं करनी, वो किसी गरीब को दे देंगे, नहीं देने। और हमारे दोस्तों के रिश्तेदारों के बच्चे जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो उर्दू नहीं बोलते, अंग्रेजी बोलते हैं, आजकल ट्रेंड है। हमने इसको उर्दू सिखाई है पहले। ठीक है, कुरान आधा पारा भी उसने पढ़ लिया है माशाल्लाह। हाँ, कई उर्दू में बहुत से वीक होते हैं, इवन कुरान में बड़े वीक होते हैं, और वो फिर उनका जो है ना माहौल इस तरह से सिर्फ वो इंग्लिश का रह जाता है। बाकी पेरेंट्स तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कई लोग जो हैं वो इस तरह से चाहते हैं, क्योंकि जब उनको 1-1.5 घंटा मिलता है, जब वो अपने बेड पे होते हैं, तो जर्मनी में कुछ जो यहाँ पे आए थे उनकी भी लाइफ के बारे में, कि ये मुश्किलात सिर्फ हमारे साथ हैं या इन लोगों ने भी मुश्किलात काटी है। पहले लोग जो आए थे उनके वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल थे, तब रूल्स भी कोई नहीं थे इस तरह के सपोर्ट करने वाले। बड़े बड़े साल वो अपनी फैमिलियों से नहीं मिले, बड़ी बड़ी उन्होंने कुर्बानी की है। तो मैं तो ये उनकी जो बुजुर्ग हैं उनकी मैं खासतौर पर इज्जत करता हूँ, जो यहाँ पे पुराने लोग रहे हैं, मुश्किलों से आए हैं। तो यही कहते हैं, हमें अल्लाह ने नेमतें बहुत दी हैं, तो हमें कदर करनी चाहिए। और मैं सबको ये कहूंगा कि अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, चाहे माँ बाप की सबसे पहले करें, लेकिन सब बुजुर्गों की इज्जत करें। कल को आपको भी इज्जत अब मिलेगी, दुनिया में मुकाफाते हैं, मतलब आप जो देते हैं किसी को वही मिलता है। तो लोग कहते हैं कि पुरानी जनरेशन है, इन्हें क्या पता, लेकिन उनके जो तजर्बे हैं, चाहे डिग्री नहीं हो, लेकिन उनको जो तजर्बे हैं उनके, वो कीमती है। असल पेरेंट्स का वो कहते हैं कि हो सकता है कि आपका जनरेशन गैप जरूर होगा, लेकिन क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा, आप सोच रहे होंगे शायद मैं 1 घंटा ज्यादा बैठ जाता। हाँ, ऐसे तो जो सोचते हैं ना कि शायद मैं 2-4 घंटे और कुछ सुन लेता, क्योंकि हमारा तो आजकल ये होता है ना, क्योंकि वो जो गैप है उसकी वजह से ये होता है कि 2 सवाल करते हैं और कोई बात ही नहीं रहती फिर दूसरी करने की। ये जो आपकी मेरी उम्र है ना, ये एक ट्रांजिशन है बेसिकली। ये एक ऐसी ट्रांजिशन है कि जब आप, इससे पहले आप, ये बड़ा कीमती टाइम है, इसमें इंसान को बहुत आजिज़ रहना चाहिए। इंसान को लगता है वो ताकतवर हो गया, समझदार हो गया, उसको लगता है कि उसके वो बीच में है। बचपन से वो माँ बाप को देखता था कि उनसे पूछेंगे। इस उम्र में आके माँ बाप बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, पुराने भी हो जाते हैं, उन्हें सब चीजें नहीं पता होती ना हाल की, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिटायरमेंट की एज में चले जाते हैं।
तो आपको लगता है कि आपको उनसे ज़्यादा पता है, ठीक है? और अब के बच्चे आप पे डिपेंडेंट है, माँ-बाप भी आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े इतने वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, तो इसमें बड़ा आजिज़ होने की ज़रूरत है। उनको बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। हमारे का है, उनको समझें, और अगर लगता है कि उनकी बात इतनी ठीक नहीं है, तो भी ज़रूरी नहीं कि आप उनको कहें कि आपने गलत कहा है, उनकी बात सुनें, उनको सपोर्ट करें। उन्होंने पूरी ज़िंदगी, हमारे माँ-बाप जो पाकिस्तानियों के माँ-बाप, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ नहीं गुज़ारी, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बच्चों पे निछावर कर दी, कुर्बान कर हाँ, दी। सैक्रिफाइसेस दिए हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन जो हमसे बड़ी जनरेशन की ख़वातीन थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल, अब तो करती हैं बात, ठीक करती हैं, अपनी बात करना, अपने राइट्स की बात करना। हमारी सोसाइटी में औरतों के साथ नाइंसाफ़ी बहुत रही है, लेकिन हमारी माँओं ने, उस जनरेशन ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनको हमें बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए, और उनको ऑफ नहीं कहना चाहिए, आपको पता ही नहीं है, आप तुसी पुराने हो, आप पुराने हो, आपको नहीं पता। नहीं, उनको बहुत इज़्ज़त दें। इस तरह बच्चों को, क्योंकि हमें भी नहीं पता हमारे बच्चे हमारे साथ क्या करने वाले हैं। मेरा दोस्त कहता था, हम जब जहाज़ में जा रहे थे पहली दफ़ा पाकिस्तान में, वो जो क्रिकेट वाला था, और शादी करने से कहा, यार मैंने कहा पता नहीं बच्चों को क्या होगा। कहता क्या होगा, 22 में हम माँ-बाप को छोड़ गए, 18 में छोड़ देंगे, तुम इससे ज़्यादा क्या। बात ठीक है, बस ठीक है, उनको तैयार करके, जिस तरह चिड़ियाँ होती हैं घोंसले में, हम तो उसका ख्याल रखते हैं, वो बड़ी होती हैं, चली जाती हैं, बस इस तरह ही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो इज्जत का तकाजा है, जो वक्त का तकाजा है, जो वक्त देना है, जो उनके साथ बैठना है, वो लम्हात कीमती जो है ना, वो इंसान जरूर शेयर करे। अच्छा, ये सब बातें हो गई, इसमें ये बताएं कि आपने इतनी एक्टिविटीज की और इतना आपने कम्युनिटी के लिए काम किया, खवातीन के लिए कोई खास इस तरह से आप लोगों ने बिजनेस के हवाले से कुछ सोचा है? बिल्कुल, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, और आपने लेक्चर भी देखेंगे, हम उनको सोचते हैं कि अवेयर करते हैं कि ख़वातीन का, पहली बात है, बहुत ज़्यादा मसला ये है कि वो आती हैं बेचारी, ठीक है, पाकिस्तान से, उनकी क्वालिफ़िकेशन अक्सर की एक्सेप्टेबल नहीं होती, फिर वो फैमिली बच्चों को पालने में लगी होती हैं, तो बहुत उनकी ज़िम्मेदारी है डेफ़िनेटली। उसके 3-4 साल जब बच्चे बड़े हो गए, स्कूलों को जाने से 5-6 साल, तो वो बीच में रह जाती हैं, बच्चे स्कूलों में, मियाँ हस्बैंड अपने काम में, तो वो कुछ क्या कर सकें, उसके लिए उनकी अपनी एक भी पर्सनैलिटी अल्लाह ने बनाई है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कुछ सिस्टम ऐसा है कि एक सैलरी में, ये वेलफेयर स्टेट है, तो ये यहाँ पे ये नहीं कि इंजीनियर है तो बहुत ज़्यादा कमाता है, इंजीनियर और मजदूर की करीब की तनख्वाह दे, तो वैसे भी फाइनेंशियली ज़रूरत भी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे प्रोफेशन उन्हें गाइड करें जिसमें डिग्री, फॉर एग्जाम्पल कोई लॉयर आ गया, डॉक्टर आ गया, कई दफ़ा बेकर पाकिस्तान से आ जाए, वो यहाँ नहीं काम कर, नर्स हो गए, यहाँ कई दफ़ा काम नहीं कर पाती, तो घर बैठ के बच्चे स्कूल के, वो कुछ ना कुछ बिजनेस कर सकते हैं, लाइक ई कॉमर्स का कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट जो मेरे जहन में, जो इसका जो ब्रांड, और मैं काफ़ी लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, फंडिंग भी देख रहा हूँ, उसका नाम मैंने रखा है स्मार्ट फ्राउ। स्मार्ट फ्राउ का कंसेप्ट ये, स्मार्ट का मतलब होता है इंटेलिजेंट, इसका मतलब वो वाला इंग्लिश वाला मतलब, पतली स्मार्ट खूबसूरत ही नहीं, स्मार्ट का इंटेलिजेंट फ्राउ खातून, कि इंटेलिजेंट खातून का कंसेप्ट ये है। और ज़ाहिर है उसके लिए खातून के प्रोजेक्ट्स का नॉर्मली ये होता है हमारी खातून के लिए कि बेहतर ये होता है उसको लीड भी वो खातून करे। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर सम वॉलंटियर्स, मेरी वाइफ भी सपोर्ट करें, लेकिन कोई और भी अगर लीड करना चाहे। आइडिया उसमें यह है कि जो खवातीन यहाँ आई, बच्चे भी पाले, मुश्किल सारे से गुजरी, उसके बाद उन्होंने 10 जगह हाथ पैर मारे, और फिर इवेंचुअली किसी ना किसी एक कैरियर को उन्होंने कोई रास्ता अपने लिए, जिससे बच्चों को भी हर्ट ना हो, फैमिली हर्ट ना, लेकिन वो कुछ कमाना शुरू हो गए। और ऐसी खवातीन को हम लें और उनको हम पे करें, सेमिनार्स करवाएं, और जो लोग, क्योंकि हम चैरिटी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जो खवातीन जो माएँ बन रही हैं और बच्चों को देख रही हैं, और वो कैसे कमा सकें अपने पैसों। यही है। और जैसे आपने बात की ना, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि ना कोई जगह की, क्या आप कौन सी जगह पे रहते हैं, और पूरी दुनिया कहीं भी बैठे। अब जब वो ये कर सकती हैं, ठीक है, और मिडिलमैन, तो उसमें आइडिया ये है कि उनको ऐसी वर्कशॉप्स कराएं, सेमिनार्स कराएं, उनकी सीवी बिल्डिंग हो, लेकिन उसकी हेल्प में एक खातून, कोई कल्चरल भी हमारा ऐसे, मैं हेल्प करता हुआ कई दफा नहीं अच्छा लगूंगा, एक खातून ही हेल्प कर, लेकिन एक खातून, मैं प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, जो खातून आ रही है, जो मियाँ है, बीवी बच्चे हैं, अपना काम है, और सब कुछ टाइम निकाल के आएगी, तो उसको भी कुछ जस्टिफिकेशन चाहिए होगी, तो वो कुछ ना कुछ हम उन्हें पे करें, और जो लोग आ रहे हैं उनको कुछ उनसे पे लें, थोड़े से पैसे लें, क्योंकि उस पर कमाएंगी, ये नहीं है कि फ्री में हो रहा है, उनको फायदा ही होगा। हमने जो भी पढ़े लिखे स्कूलों में भेजते हैं, फीस ही देते हैं ना, तो कोई भी नहीं। तो इस पे हम काम चल रहा है, बहुत एक्टिवली चल रहा है, क्योंकि इससे हमारी कम्युनिटी उठ जाएगी पूरी की पूरी, जब खातून कर सकेगी अपने कल्चर के। जो तादाद है वो खवातीन की तादाद मर्दों से ज्यादा है, ओके। तो हमारे जो मुल्क की जो है ना मेन जो इकोनॉमी है, वो बढ़ाने के लिए उनका बड़ा किरदार चाहिए,
तो वो अगर शाना बचाना कम से कम कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सके। और देखिए, अगर यहाँ पे कुछ ख़वातीन पाकिस्तानी काम करती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आ जाती हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, या ई कॉमर्स आती है और वो पीछे पाकिस्तान से मंगवाती हैं काम, तो पाकिस्तान में औरतों को और रोजगार मिलेगा। ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इस पे मेहनत हमने शुरू कर दी और ज़ाहिर है इसमें जितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं और वो मुझसे राब्ता करना चाहें तो डेफिनेटली आरिफ साहब से नंबर लेकर मुझ तक आप राब्ता करें। जो भी ख़वातीन हैं, जो भी करना चाहें, तो हम लोग इसके अंदर जो है ज़रूर हेल्प करेंगे जितना हो सके। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। मेरे ख्याल में लोग मजीद चाहेंगे इस किस्म की वीडियो जिसमें एक शख्स ने अपने उन 2009 से लेकर आज तक की पूरी जर्नी बताई। बचपन से शुरू किया आपने सर, बचपन से शुरू किया। बिल्कुल। अब उससे तो आपको मेरे ख्याल में अगर अंदाजा लगाया जाए तो 40 साल, स्कूलों से 40 साल प्लस हो रही है जी एज 40 मेरी उम्र अभी 40 नहीं हुई है। अच्छा, वैसे आपके कितने बच्चे? वैसे ये बताया नहीं कि माशाल्लाह कितने बच्चे आपके? माशाल्लाह एक बेटा है जी, इब्राहिम नाम। एक ही बेटा है। अच्छा, कितने साल का? पौने 8 साल का, 1 क्लास खत्म हो रही है। अच्छा, 8 साल का। चलें, अल्लाह ताला सेहत बख्शे सबको। और बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकालने का, और बड़ा मजा आया इस पॉडकास्ट में और इस यूट्यूब ब्लॉग में। तो मिलते रहेंगे मुझे भी। फिर अगली वीडियो और अगली इंफॉर्मेशन तक अपने दोस्त अपने भाई को इजाजत दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इनका शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत मजे के सवालात लेकर आए और बहुत कम्युनिटी में हेल्प करते हैं सबकी। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप भी कम्युनिटी का हिस्सा हैं तो इस वीडियो को, लिंक को और शारिक भाई की जितनी भी कोशिशें हैं उनको आगे से आगे पहुंचाएं, ताकि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो ही एक कम्युनिटी का नाम होता है। तो मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।